नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अजय, अभेद और अचूक के खास सेगमेंट में भारत रूस की दोस्ती की भी बात कर लेते हैं, जो अपने परवान पर है। यही वजह है कि दिसंबर 2025 तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसी खबरों को जियोपॉलिटिकल दुनिया में लगातार देखा और सुना जा रहा है। वहीं भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रूस के साथ बड़ी डील की है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एमओयू साइन कर लिया है। इस समझौते के तहत एचएएल भारत में रूसी डिजाइन वाले पैसेंजर जेट सुखोई सुपर जेट 100 SJ-100 का निर्माण करेगी। ये समझौता भारत के लिए दशकों बाद पूरी तरह से सिविल एविएशन निर्माण में उतरने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। विमान के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और सब असेंबली का निर्माण भारत में किया जाएगा। इस समझौते के तहत एचएएल भारत में रूसी डिजाइन वाले पैसेंजर जेट सुखोई सुपर जेट 100 का निर्माण करेगी। यह समझौता भारत के लिए दशकों बाद पूरी तरह से सिविल एविएशन के निर्माण में उतरने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। विमान के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट सब असेंबली का निर्माण भारत में किया जाएगा। ऐसे में यह डील भारत के लिए दोहरे फायदे लेकर आई है। पहला, ये भारत के मेक इन इंडिया को और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को फायदा देगा, जिससे देश में एरोस्पेस की क्षमताओं का विस्तार होगा। दूसरा, ये कि एचएएल को मिलिट्री एयरक्राफ्ट के निर्माण से परे जाकर विशाल सिविल एविएशन मार्केट में एंट्री करने का एक मौका मिलेगा। लेकिन एचएएल इसको लेकर जो कुछ करने की तैयारी में है, वो भविष्य के एक बड़ी तस्वीर को अब सामने रखता है। दरअसल SJ-100 सुखोई जेट 100 जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट होगा, इसकी खूबियां तो अलग बात है। ये जब बनकर तैयार होने लगेगा तो ये आगे चलकर और बड़े एयरक्राफ्ट को बनाना और उनमें सुविधाओं का विस्तार करना, इसके लिए एचएएल को वो ज़रूरी पुश देगा कि एचएएल इसके निर्माण को बनाते बनाते अपनी डिज़ाइन, अपनी एवियोनिक्स को भी खुद गढ़ सकेगा और स्वतंत्र रूप से अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना पाएगा। वरना तो भारत अक्सर या तो बोइंग या फिर एयरबस पर ही निर्भर रहता है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर चेहरा आपके सामने है, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे, पूर्व अधिकारी, मेरे साथ इंडियन एयरफोर्स। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों के जरिए जब इन बातों को समझेंगे तो मुझसे ज़्यादा मेरे दर्शक समझेंगे और समझेंगे कि भारत अब क्या करने की कोशिश पे है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, पूरे आदर के साथ सबसे पहला निमंत्रण मैं आपको दे रहा हूं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, हम फाइटर एरोप्लेन की बात कर रहे थे, हमने तेजस बनाया, हम इंजन बना रहे हैं, अभी हम दूर हैं। कावेरी का निर्माण अभी इतना पुख्ता नहीं है कि हम बहुत बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की दिशा में हों। लेकिन पैसेंजर एयरक्राफ्ट एक ऐसा एरिया था जिसमें भारत ने कुछ खास कभी किया नहीं था। क्या ये गठजोड़ एचएएल को वो पुश दे पाएगा कि एचएएल इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो रूस के साथ मिलकर हो रहा है, उसके जरिए फ्यूचर में भारत के अपने एवियोनिक्स से जुड़े हुए अपने डिजाइन, अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट और एक नए एरिना में कदम रखने के लिए तैयार हो पाएगा? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। थैंक यू राजीव जी। थैंक यू सर, वक्त निकालने के लिए। अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आके, अपने कलीग्स एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि भारत और की रशिया के साथ में साझेदारी बड़ी पुरानी है, और साझेदारी इसलिए बढ़ी कि भारत की खुद की क्षमता, जिसको कि सेल्फ रिलायंस है, उसमें कमी थी। पर रिलायबल पार्टनर हमारा रशिया प्रूव हुआ। हालांकि अमेरिका में बड़ी देर बनने की कोशिश करी, हमने फ्रेंच के साथ भी बहुत सामान खरीदा, ग्रेट ब्रिटेन के साथ से सामान खरीदा, पर ये जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट की जो बात आती है, हमारी रशिया के साथ में बहुत बड़ी साझेदारी थी। AN-12, IL-14 पहले लिया, फिर AN-12 आया, IL-76 आए, फिर ये सारे जहाज हमारे पास में रशिया के जो थे, और Mi-26 सब वर्ल्ड सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर आया था हमारे पास। ये सब कुछ ठीक था, पर क्वेश्चन ये है, ये अभाव रह गया कि हमारे पास में अपना कुछ नहीं है,
और जब रशिया की क्षमता टूटी, जब रशिया सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन की क्षमता खंडित हुआ तो क्षमता टूटी। कुछ यूक्रेन में सामान बन रहा है, कुछ बेलारूस में सामान बन रहा है, कुछ कजाकिस्तान में सामान बन रहा है। यो जैसे कि आपका जो AN-32 है अब यूक्रेन में बन रहा है, और IL-76 के सामान कहीं और बन रहे हैं, इंजन कहीं और बन रहा है। तो रशिया हमको सप्लाई करने में थोड़ा पीछे रह गया। तभी हमको जल्दी जल्दी C-130 हरकुलिस एंड ग्लोब मास्टर और ऐसे जहाज लेने पड़े, अपाचे हेलीकॉप्टर इत्यादि, चिनूक इत्यादि, ये सारा लेना पड़ा। पर हमने जब सोचा कि हमारा एवरो 748 जो हम बनाते थे, वो एवरो 748 हमारे हाथ से जब चला गया, तो हमको, हालांकि हमने उसको बनाने की और उसको एडवांस डेवलपमेंट की, उसको एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और बनाने की कोशिश करी और अवैक बनाने की कोशिश करी, पर सफलता नहीं मिली। फिर अब हमको जब ये अब C-295 वगैरह इत्यादि तो आपने बातें सुन ली हैं, टर्बोप्रॉप जहाज की बात चल रही है, पर जो पूरी विद इन इंडिया की क्षमता जो है वो बनाने के लिए ये रशिया के साथ जो साझेदारी हुई है, ये SJ-100, ये है सुपरजेट 100, सुखोई सुपरजेट 100। पहले सुखोई के साथ में था, फिर याकोलोव कंपनी के साथ में आया, और अब जो 2023 के बाद में अब इसके जो रशिया खुद बनवाने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया को उसने इसलिए सेलेक्ट किया है कि उसको पता है कि भारत की क्षमता ऐसी है कि एक बार भारत मोमेंटम पकड़ लेगा तो फिर हम जो लोकल एशिया पैसिफिक जोन की कंट्रीज हैं उनको सप्लाई करने में काबिल होंगे, इसको डेवलपमेंट करने में हम बड़े काबिल हैं। और उन्होंने ये देखा है कि कोई कंट्री किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट या सिविल एयरक्राफ्ट को प्रूव, जो फील्ड ट्रायल में प्रूव करती है, वो इंडिया करती है, क्योंकि हमारी टेरेन ऐसी है। रशिया के पायलट्स AN-12 वगैरह को जब कारगिल के एरिया में या एडवांस सियाचिन के एरिया में देखते थे, ले में लैंडिंग करते वक्त, तो वो चौंक जाते थे। IL-76 को कहते थे कि वो लैंड कर नहीं सकता वहां पे, पर भारतीय पायलट्स ने करके दिखाया। अब रशिया को पता चल गया है कि अगर कोई मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रूव करेगा, चाहे सुखोई हो, चाहे मिग हो, चाहे एडवांस फाइटर और एयरक्राफ्ट आ रहे हों, ये सिर्फ भारत ही करता है, क्योंकि भारत के हमारी टेरेन डिफरेंट है और हमारी पायलट्स की ट्रेनिंग टोटली डिफरेंट होती है, ऑन हैंड्स ट्रेनिंग होती है। इसको देखकर ये जो अब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, MOU साइन किया है हमने 100 सीटर के लिए, 9800 सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। यह बिल्कुल देखने में, आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बोइंग 737 या 777 या ऐसे कोई जहाज हैं। ये जहाज जो है हमारी सिविल एविएशन को बूस्ट करेगा, और जब हम बनाएंगे लोकल इंडस्ट्री को वो बूस्ट करेगा, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और बढ़ेंगे। और आपको ये मैं बता दूं कि इसके साथ में जो R&D होगी, एविएशन को और बूस्ट मिलेगी, और यही सिविल नहीं, इवन मिलिट्री एविएशन को बूस्ट मिलेगी। और फिर लोकल इंडस्ट्रीज को जब हम सप्लाई करेंगे, लोकल कंट्रीज को, तो भारत की जो स्थापना होगी, जो हम ऑलरेडी वी आर ट्राइंग टू बिकम द लीडर इन एशिया पैसिफिक एरिया, उसमें बहुत ही ज्यादा योगदान होगा। इट इज अ टोटल विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया। क्या बात है सर, विन विन सिचुएशन है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी दर्शकों जब भी आते हैं तो सवालों के जवाब में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कई बार मुझे और उन लोगों को जो बहुत पॉजिटिव होते हैं उन्हें एक कड़वा मिक्सचर जरूर पिलाते हैं। आज उन्होंने विन विन सिचुएशन बोला है, यानी उनको भी लग रहा है ये कोशिशें बहुत बेहतर भविष्य की तरफ आगे ले जा रही हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे, मैं आपका रुख करता हूं। अमेरिका 2021 के बाद जो हालात बदले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ, तब तक तो अमेरिका नॉर्मल था, उसने बगराम एयरबेस छोड़ दिया, वो चला गया, धीरे धीरे चलता चला गया। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ आप दोनों बेहतर जानते हैं, मैं थोड़ा सा या ज्यादा बहुत कम जानता हूं, जो भी जानता हूं आप लोगों के जरिए जानता हूं। कुछ ऐसा जरूर हुआ क्योंकि उसके बाद अमेरिका के बोल और सुर दोनों भारत को लेकर बदले हैं। तो जहां तक अमेरिकी इक्विपमेंट की बात है,
उसमें आगे बढ़ना इसलिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, अमेरिका चीज़ों को उस तरीके से ओपन सामने नहीं लगता है जो किसी के लिए कभी बुरे वक्त में काम आने लायक हो, वो बस बिजनेस के बारे में देखता है। रूस शायद टेस्टेस्ट पार्टनर इसलिए है बिकॉज ऑफ प्रेजेंट कंडीशंस, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कि रूस को भारत के नज़दीक आना पड़ रहा है विद ए राइडर कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा। क्या ये सोच भारत को आगे चलकर, मैं ये नहीं कहता कि अभी आने वाले 10-15 सालों में, 40 या 50 साल बाद हम बोइंग और एयरबस को टक्कर देने की स्थिति में होंगे, इस अनुभव के बाद कि हम अपना डिज़ाइन, अपना एवियोनिक्स, अपनी चीज़ें तय करके पैसेंजर और मिलिट्री के बड़े एयरक्राफ्ट लैंड भी कराएं और टेक ऑफ भी कराएं। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में शामिल करने के सर, लिए। बहुत और धन्यवाद निश्चित सर। रूप से कहते हैं कि प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं जब बख्शी सर प्रोग्राम में होते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज प्लेजर टू बी विद सर। जहाँ तक बात है इस डील की, तो बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने सब कड़ियों को पिरोने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से हमारी एक आवश्यकता है, हमने बहुत देर से इस दिशा में ध्यान दिया कि हम एविएशन के सेक्टर में, चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, स्वावलंबी बने। लेकिन खैर देर शायद दुरुस्त आए, क्योंकि हमें भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा, जो क्योंकि वर्तमान में जियोपॉलिटिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, उसको देखते हुए अगर भारत को विकसित होना है, हमें बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, इस विकास की तेजी में कमी नहीं आए, उसके लिए जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। एचएएल के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। निश्चित रूप से एचएएल पर बात उठती है कि उस समय के साथ जो है वो चीजें नहीं हुई, लेकिन फिर भी चीजें तो हुई, हमने रास्ता तो जरूर कवर किया। तो भले ही हमारी गति थोड़ी कम थी, लेकिन हमें स्वीकार है कि उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं कि हम उसको और कोई ऑप्शन जाते। महत्वपूर्ण ये है कि एवरो के जो हमने बनाया था, उसके बाद जो है एचएल ने जो सिविल एविएशन के लिए प्लस मिलिट्री एविएशन के लिए जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया था। सुपर जेट SJ-100 का फुल फॉर्म है सुपर जेट 100 एयरक्राफ्ट, 100 कैपेसिटी है, 98 सीटर के आसपास। लेकिन जो इसके दूसरे वेरिएंट है, शुरू से लेकर आज तक 78 से, और कहा जाता है कि 110 तक की कैपेसिटी के जहाज बने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डील है दोनों देशों के बीच में। और एक और मजेदार चीज मैं बता चलूं कि ये जो डील हुई है एचएएल भारत की तरफ से और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन रशिया की तरफ से, इनके बीच में हुई है। ध्यान रहे कि यूएसी, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो है वो यूएस सैंक्शन के अंतर्गत अभी इसमें काम कर रहा है। उस पर जो है अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। साथ में जिस प्रकार से भारत और रशिया के संबंधों पर अमेरिकी दबाव जो बना हुआ है, वो सतत दबाव बना हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार ये कह रहे हैं कि भारत तेल खरीदता है इसलिए होता है अगर, और वो लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। अब वो उनको ध्यान आया टैरिफ अब बढ़ाओ, अगर उनको पता था कि टैरिफ से युद्ध रुकेगा, तो जनवरी में जब 20 जनवरी को जब आए, तभी उन्होंने एक सप्ताह में क्यों सबको पूरे दुनिया पर टैरिफ लगा के युद्ध रोक दिया। खैर ये बातें तो अलग है। महत्वपूर्ण ये है कि जो डील हमने की है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे। हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम है उसको बहुत जबरदस्त बल मिलेगा, क्योंकि हम अभी तक फाइटर की तरफ ध्यान दे रहे थे। अब सिविल एयरक्राफ्ट फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अभी तक जो था कि कंपोनेंट्स बन जाते थे, सब असेंबलीज बन जाती थी, लेकिन पूरा का पूरा जहाज बनाने की तरफ ये पहला महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरी बात, एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग, ये सिंगापुर हब है पूरे इंटरनेशनल एमआरओ का जो गढ़ है सिंगापुर। और कितना ज्यादा उसने जो है महारत हासिल कर ली है सिंगापुर ने, एशिया में कोई भी महत्वपूर्ण एमआरओ नहीं है। तो जब ये SJ-100 बनेगा तो हम एमआरओ की तरफ भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। साथ में अभी जो हमारी जो वर्तमान परिस्थिति में सिविल एविएशन है, अगले 10 वर्षों में हमको 200 जहाज छोटे आकार के, जैसा कि 100 सीटर टाइप हैं, वो उनकी बहुत आवश्यकता है। ध्यान रहे कि उड़ान जो है, उड़े देश का आम नागरिक की जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो लगभग 90 के आसपास एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करता है। लेकिन उनको कनेक्ट करने के लिए हमें जहाज चाहिए जो कि लोगों को सस्ती दरों पर जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो लो कॉस्ट कैरियर को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसकी दिशा में महत्वपूर्ण काम है। और ये मैं जहां तक एयरक्राफ्ट की बात है, तो उसकी मैं
दो चार जो महत्वपूर्ण चीजें बता दूं जी। कि ये इसमें 45,000 से लेकर लगभग 50,000 किलो का जो है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका जहाज का है। जब जहाज टेक ऑफ करता है तो लगभग 50,000 किलो तक उठा सकता है और 3,000 किलोमीटर से लेकर 4,578 किलोमीटर तक जा सकता है, जहां तक इसके क्षमता है इंजन की। जो इंजन इसमें लगा है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी गति लगभग 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है और 12.5 किलोमीटर, क्योंकि छोटा जहाज है तो ये बहुत ऊंचाई पर इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि छोटे लो हाइट पर रहेगा तो उसकी इफिशिएंसी अच्छी होती है और वो जल्दी समय जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ पूरा कर सकता है। तो रीजनल कनेक्टिविटी का जो हमारा एक उद्देश्य था उसको एक बहुत जबरदस्त बल मिलेगा। और जो हमारा रक्षा मंत्री ने जो हमें बोला कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो लक्ष्य है एक्सपोर्ट का वो 25,000 करोड़ पहुंचना है दिसंबर तक। महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर माह तक हमने ऑलरेडी लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का फिगर शायद क्रॉस कर लिया, जहां अगर मैं सही आंकड़े दे रहा हूं तो इस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। साथ में जो हमें लोगों को यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जानकारी, टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इसमें बढ़ेगी। तो कुल कहा जाए कि सुपर विन सिचुएशन है भारत के लिए, निश्चित रूप से रशिया भी है। तो डेफिनेटली जो आप बात बख्शी सर भी कह रहे थे, आपने भी कहा कि विन विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए। अब हमें देखना होगा कि हम इसको किस तरह से क्रियान्वित करते हैं और किस रूप में इसको ला पाते हैं, ताकि हमारा जो इस दिशा में बढ़ता विकास है वो उस पर कितनी तीव्रता आ पाती है, उसमें कितनी आ पाती है। विंग कमांडर बख्शी सर, हमने अब तक देखा है, जो अनुभव रहा है आपका तो आप लोगों का ज़्यादा रहा होगा, और जो हम पढ़ते हैं उसमें जो चीज़ों को देख पाते हैं, जहाँ तक कॉमर्शियल या पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात है, इसमें दो ही नाम घूम फिर कर सामने आ पाते हैं, या तो बोइंग आती है या एयरबस आ पाती है। हालांकि चाइना भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना कॉमेक के नाम से अपने वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना रहा है, C919 करके, जो करीब ठीक ठाक पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं और वहाँ पर फ्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन चाइना अभी रजिस्टर नहीं कर पा रहा पैसेंजर एयरक्राफ्ट मार्केट में खुद को। ऐसे में ये टास्क अच्छा तो लगता है सोचने में कि हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसका भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? क्या रूस के साथ मिलकर बनाने में कॉमर्शियल जो कॉमेक चाइना का पैसेंजर एयरक्राफ्ट डिवीजन है वो जो टक्कर ले रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या वो हम ले पाएंगे? आप देखते हैं एयरबस और बोइंग के सामने? आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस एविएशन, सिविल एविएशन के जब बढ़ता है तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपकी बाकी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं वो उस पर डिपेंड करता है, आपकी मार्केटिंग वगैरह। अब देखिए, बोइंग और एयरबस, बोइंग है अमेरिकन की और एयरबस है यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज में। ये जब नेटो के अंदर दरार पड़ने लगी, जब अमेरिका और नेटो कंट्रीज में संघर्ष शुरू हो गया कि वो कहते हैं हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट क्यों नहीं बिक रही, वो कह रहे हमारी क्यों नहीं बिक रही, तो आप देख रहे हैं इस समय बोइंग और एयरबस में संघर्ष चल गया है। और बोइंग और एयरबस में, एयरबस निकल रही है आगे, बोइंग हर जगह पीछे हट रहा है। यहां तक कि अगर बोइंग की छोटी सी भी गलती हो जाए सारी मीडिया उसको उछाल देती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये पॉलिटिक्स चलेगी। पर रशिया की जो विद चाइना है, अभी देखिए ब्रिक्स फॉर्म हो गया है। अब रशिया और चाइना और इंडिया मिलके इसको किस तरीके से देखते हैं ये देखना है, क्योंकि हमारा चाइना के साथ में अब थोड़ा सा साझेदारी का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो रहा है। रशिया चाहता है कि हम जॉइंटली अमेरिका को फेस करें। आप देखेंगे कि बोइंग के साथ में हमारी प्रॉब्लम खड़ी होगी और एयरबस के साथ में भी हमारी प्रॉब्लम खड़ी होगी। पर भारत जो कंट्री है वो बहुत ही ज्यादा विंग कमांडर बख्शी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं एक यहाँ पर जैसे आपने बोइंग का नाम लिया, मुझे याद आया कि GE414 इंजन के लिए बोइंग ने जो कमिट किया था वो बोइंग ने पिछले 5-6 महीने में इतना डिले किया कि भारत का तेजस का प्रोजेक्ट ही बहुत डिले होने लगा। अब जाकर वो एग्री कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं उन्होंने क्या क्या पहले भी किया था हमारे साथ में, पर हमने उसको कभी उसका व्याख्यान नहीं किया। तो ये तभी तो हम ये सीखे हैं इतनी देर में कि जब तक आप खुद अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे कोई आपको सहारा देने नहीं आएगा। तो यही प्रॉब्लम है, यही रीजन है कि रशिया ने रियलाइज कर लिया है कि इंडिया की ये रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट कन्वर्ज कर रही है।
इसीलिए हमको अब दोनों का सहारा मिल रहा है। और जब ब्रिक्स की मैं बात कर रहा था, चाइना इस समय अपना गेम खेलेगा, पर वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गेम खेलेगा। वी विल नॉट ट्राई टू बी वेरी असर्टिव इन दिस एरिया, क्योंकि उसको पता है कि रशिया की डेवलपमेंट की बात आ रही है, वो रशिया की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, इसमें दो राय नहीं है। तो वो अपने फाइटर जगह पे प्लेन्स के इंजन अभी भी चाइना सारे J-10C के सारे वहीं से ले सारे रहा है। रशिया के हैं, सब कुछ है और आपको पता भी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट बन रहा है, इसकी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी हमारे को अपने जो नए नए एयरफील्ड बन रहे हैं या अबेंडन एयरफील्ड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जैसे कि तो 36 एयरफील्ड तो कलाईकोंडा के आ गई हैं, चकुलिया, अमरदा रोड इत्यादि, ये सब वहां यहां से ऑपरेट करेंगे। लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए ये एयरक्राफ्ट काम आएगा। ये प्लानिंग अच्छी है, अगर हम इसको थोड़ा सा और इसमें फोर्स लगाएं। पर राजीव, इंजन की बात वही की वही रहेगी। हमको अब देखना है कि रशिया हमारा इंजन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। राइट सर, अगर राइट हम सर। सिर्फ खोखा बना के रह गए और इंजन नहीं बनाया, तो आई एम वेरी सॉरी, हम ये बात एक करते ही रह जाएंगे। पुतला और हम पुतला बना लेंगे, लेकिन उसमें प्राण कहां से डालेंगे, वो आत्मा Exactly. कहां से आएगी और पुतला चलेगा कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। दर्शकों, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी एक ना एक कड़वी दवाई जरूर देते हैं और अभी अभी उन्होंने दे दी। जो लोग भी एक्सपर्ट इसको सुन रहे होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, विंग कमांडर बख्शी की इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे पास बहुत सारे तेजस बने हुए तैयार थे, लेकिन बोइंग ने लास्ट मोमेंट जो डिले किया, उसको देखते हुए एयर चीफ मार्शल एपीएस ने भी कहा कि हम इसका करेंगे क्या, ये उड़ने लायक स्थिति में नहीं है। अब बोइंग ने 2 इंजन दिए हैं, अगले साल से वो 10 इंजन देगा। हमारे 42 स्क्वाड्रन, हमें 2047 तक 60 स्क्वाड्रन चाहिए फाइटर प्लेन्स के, तो हम पैसेंजर में कहां से जाएंगे। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे ब्रह्मोस हमने 300 किलोमीटर की रेंज तक रूस के साथ मिलकर बनाई, लेकिन उसके बाद एमटीआर जो पाबंदियां थी, क्योंकि 300 किलोमीटर से आगे की हम नहीं कर सकते। भारत अब खुद डेवलप कर रहा है 800 किलोमीटर तक मार करने वाली। क्या ये जो शुरुआत होगी, ये इस बात का एक पुख्ता संकेत होगी कि 100 सीटर अगर है ये प्लेन, हम आगे चलकर 250, 300 इतनी सीटर बनाने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे अलोंग साइड इस असेंबली के? देखिए, निश्चित रूप से जब आप शुरुआत करते हैं तो वो उसमें बहुत कुछ सीखते हो। और भारतीय जो हमारे वर्कर्स हैं, जो टीम है, हमारे वैज्ञानिक हैं, या जो इकोसिस्टम में लोग जितने भी वर्क फोर्स है, वो इतने, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र तीक्ष्ण है कि वो हर चीज़ को बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। और उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, हमने जो वहाँ से हेलीकॉप्टर आया, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मिराज 2000 की बात कर रहा हूँ कि कारगिल वॉर में हमारे पास बॉम्ब नहीं थे, जो कि लेजर बॉम्ब हम उसमें वहां पर करते, उसमें कारगिल में युद्ध में उतनी ऊंचाई पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर हम उनको लगाते हैं। लेकिन हमने, भारत के जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने जो जरूरत थी उसमें बदलाव करने की उनको सेक्रेटरी में पूरा किया, और जो पुराने आयरन बॉम्ब बचे थे उनका प्रयोग किया। बाद में इजराइल ने जब हमको लेजर पॉड्स वगैरह दिए, उसके बाद फिर हमने लेजर को भी खुद भारत के अंदर जो है उसको इंडक्ट किया। तो भारत में वो कार्यकुशलता है कि हम नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, और अडॉप्ट नहीं करते बल्कि उसके आगे बहुत तेजी से दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी चीज को खुद बनाएं और आगे बढ़ें। और जहां तक बात आप इंजन का जिक्र कर रहे थे, अब जस्ट 2 साल में देखिए आपके पास भारतीय इंजन होगा। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय। और मुझे, क्योंकि मैं सेंटर फॉर एरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का थिंक टैंक का मेंबर हूँ, और हम इस बात पर स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जो हमारे पास डीआरडीओ से अच्छा सबसे हमारा जो इंटरेक्शन होता रहता है, तो उसके बाद जो है कई प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उसके बाद निश्चित रूप से अगले 2 साल में आपको सुनाई देगा कि हमने वो इंजन किया। जो कावेरी इंजन जो बना था, उसको हमने छोड़ा नहीं, उसको हम अपने जो कॉम्बैट यूवीज है उसमें, युकाव्स है उसमें हम उनका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने चीजें जो है हमने शुरू की और उससे सीखा नहीं, हमने हर कदम पर सबक सीखा है।
अब जब ये सुपर जेट की डील हो रही है, उसके बाद जो है हम ये 100 की डील है, निश्चित रूप से 250, 300 जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। और आपने बहुत सही कहा कि बोइंग और एयरबस पर जो हमारी निर्भरता थी, जो हमारा उनके ऊपर हम उनके उनके हाथों में कठपुतली बन रहे थे, उस पर जो है बहुत ही बड़ा हमको कामयाबी मिलेगी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे और मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, यहाँ डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिए हम सुपर जेट बनाने, जो डील बहुत क्लियर कहती है कि हम भारत के लिए बनाएंगे और बाहर बाहर विदेशों में भी इसको देंगे। तो भारत के लिए ये निश्चित रूप से हर दृष्टि से एक स्वस्थ और दूरगामी जो प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमें लाभ, जो हमारे हर क्षेत्र में लाभ होगा, एविएशन के सेक्टर में। साथ में बता दूं, मैं अभी हम बात कर रहे हैं सिविल की, इसी जहाज के द्वारा हम आवश्यकता पड़ने पर ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो उनको डिप्लॉयड किया जा सकता है। और ये छोटी दूरी का, क्योंकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो जिस लिए ये अभी डील की गई है वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए की गई है। 50-52 एयरपोर्ट की बात होती थी सर कुछ साल पहले, और अब हम शायद गलत नहीं हूं तो 160 के करीब एयरपोर्ट्स पर पहुंच चुके हैं। मैं इस प्रोग्राम में, मेरे पास समय कम है, लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपकी ही बात को लेकर इस प्रोग्राम को समअप करना चाहूंगा। हमें आत्मा को हासिल करना ही होगा। अगर हम इंजन बनाने में परफेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद बाकी चीजें यूं बन जाएंगी कि पता नहीं चलेगा। उस इंजन को बनाएंगे, फाइटर प्लेन भी हमारे पास है और हमारे पास पैसेंजर प्लेन भी होगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और ग्रुप कैप्टन डी के पांडे, मेरे प्रोग्राम में आने के लिए, हामी भरने और वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आप दोनों आए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।